हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक भी देखेंगे। तो पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। रिवीजन भी होगा, टॉप 10 करंट अफेयर भी डिटेल के साथ, इसके अलावा 10 स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न और अंत में होगा आज का सवाल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित करने की घोषणा की है और भारतीय वायुसेना को HAL से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान दिए जाएंगे, खरीदे जाएंगे भारतीय वायुसेना के लिए। सचिन तेंदुलकर के 10 वर्ष पूरे होने के बाद उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में स्थित है ये। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की गई है। इस वार्ता में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान शामिल है। भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा अभी हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और नागालैंड में हिकानी जखालू वहां की पहली महिला विधायक बनकर के इतिहास रच दी हैं। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव हुए विधानसभा के, उनके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। सिन्यू मैत्री अभ्यास, ये भारतीय वायुसेना ने जापान में हिस्सा लिया है। इसमें यह जापान में आयोजित हुआ। 3651 किलोमीटर की एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू हुई है, कन्याकुमारी तक जाएगी। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं बोला टिनुबू, ये नए प्रेसिडेंट होंगे। नाइजीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के मामले में शीर्ष पर है कर्नाटक और गुजरात। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। कल आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बहुत इंपॉर्टेंट दिवस होता है वैसे ये। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। अच्छा, वन्यजीव क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं? वन्यजीव मतलब कि वनों में रहने वाले जीव, वनों में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 मार्च को, याद रखिएगा। सबसे पहले तो इसका प्रस्ताव दिया था थाईलैंड ने। थाईलैंड ने इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रस्ताव दिया था। आगे चल करके 2013 में ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया गया यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा और फिर UN के द्वारा घोषित कर दिया गया ये दिवस। इस बार की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एक है ये विश्व वन्यजीव दिवस, एक इसी से मिलता जुलता नाम है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस, ठीक है, वो बायोडायवर्सिटी के लिए मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 22 मई को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है दोस्तों अभी AM सप्रे को। AM सप्रे ये पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आप सबने सुना। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स लगातार गिरते चले गए और इससे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ अडानी ग्रुप का। अब इस अडानी ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स जो खरीदे थे वो आम जनता ने भी खरीदे थे, तो आम जनता का भी करोड़ों का लॉस हुआ। तो जो आम जनता का और भी सभी लोगों का जो लॉस हुआ है, इसकी जांच के लिए ये क्या सही में ऐसा हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी ये सच में थी ऐसा कुछ, या फिर फेक रिपोर्ट, या फिर बबल जानते थे ये लोग और बबल फटेगा तो इसको फायदा उठा करके ये लोग जांच किए। ये सब पर एक कमेटी बैठाई गई है जिससे जो विपक्ष भी जो संसद में उठाता है आवाज, उसको भी संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, ये सब के लिए ये सब कमेटी बैठाई गई है। तो इस कमेटी की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे को, AM सप्रे। इसमें 5 सदस्य हैं। 4 और सदस्य की बात करें तो OP भट्ट हैं जो कि SBI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। एक रिटायर्ड जज हैं JP देवधर, बैंकर हैं KV कामत, नंदन नीलकेनी और वकील हैं सोमशेखर सुंदरसन। इन 5 सदस्यों की ये टीम, ये कमेटी जो है बैठाई गई है और ये जांच करेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी गठित की है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। हिंडनबर्ग वैसे अमेरिकी कंपनी है। अगला, हाल ही में आए चुनावी नतीजे के परिणाम स्वरूप नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखो, नागालैंड, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। यहाँ पर नागालैंड के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनेंगे नेफ्यू रियो। ठीक है,
यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द हिंदू का, नागालैंड असेंबली इलेक्शन रिजल्ट अपडेट, रियो सेट्टू चीफ मिनिस्टर फॉर रिकॉर्ड 5th टर्म। ये 5वें टर्म के लिए बनेंगे, ठीक है, एक बार फिर से ये बन गए हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, ये 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव था, ध्यान रखिएगा, लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा चुनाव है, ठीक है। विधानसभा में सीटें कितनी है ये भी अब पूछी जाएंगी, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी जो पेपर बन चुके होंगे उनमें तो ये पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूज तो पहले से थी भाई चुनाव यहाँ पर होने वाला है, तो उनमें तो ये पूछा जाएगा कि रूलिंग पार्टी कौन कौन सी है, या फिर वहां की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी कितनी है, ठीक है, या फिर किस किस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, ये पूछा जाएगा। और अगर कुछ दिन के बाद जो पेपर बनेंगे, जैसे अभी CHSL का होने वाला है, इन सब में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कौन जीता, कौन दोबारा से बना मुख्यमंत्री, या फिर कितना सीटें कौन जीता, ये सब यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है आपके सामने, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है। जैसे त्रिपुरा की बात करेंगे तो टोटल 60 विधानसभा सीटें हैं, 33 सीटें जीत करके बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, एक बार फिर से बीजेपी के ही मणिक साहा मुख्यमंत्री बनेंगे। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी 60 सीटें हैं टोटल विधानसभा की, इसमें बीजेपी और NDPP इन दोनों की गठबंधन की सरकार बनेगी, और इन दोनों की गठबंधन की सरकार को सीटें 37 मिली हैं टोटल, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के ये दोनों गठबंधन उभरी है। नेफ्यू रिव्यू एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये 5वीं बार बनेंगे, ठीक है, 5वीं बार। यहाँ पर दोबारा का मतलब ये ना समझिएगा कि दूसरी बार बनेंगे, दोबारा का मतलब अगेन, ठीक है, यहाँ पर 5वीं बार ये बनेंगे। मेघालय में अगर बात करें तो मेघालय में 59 विधानसभा सीटें थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो रूलिंग पार्टी थी, वहां के जो मुख्यमंत्री थे जिस पार्टी के, कॉनराड संगमा, ये इस बार बहुमत नहीं पाए हैं, इन्होंने 26 सीटें जीती हैं। अब ये बीजेपी से गठबंधन करेंगे तब भी हो गया 26 2 28, ठीक है। अब 28 दूना होता है कितना, 56 ही होता है, फिर भी बहुमत नहीं होगा, इनको किसी न किसी एक और पार्टी से गठबंधन करना होगा, तब जाकर के ये दोबारा सरकार बनाएंगे, ठीक है। और लेकिन अभी मतलब वही है कि सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन किसी और का, एक पार्टी का समर्थन इनको चाहिए होगा। आप जानते हो कि बहुमत के लिए चाहिए होता है आधे से ज्यादा सीट आपका हो। अभी एक सीट पर रिजल्ट नहीं आया है, एक्चुअली में 60 सीटें टोटल हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं राज्यों के बारे में और थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। देखिए लोकेशन अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में, यहाँ पर है मेघालय, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर असम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ के CM कॉनराड संगमा है अभी तक तो, ठीक है। यहाँ के गवर्नर अभी नए बनाए गए हैं, गवर्नर बनाए गए हैं फागू चौहान, याद रखिएगा, ठीक है, फागू चौहान नए गवर्नर भी बने हैं। बाकी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर दी गई है। दूसरे राज्य की बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड आपको यहाँ पर दिखेगा, कल मैंने आपको नागमणि से भी याद करवाया हुआ था, तो नागालैंड में नाग देखिए ऊपर पड़ेगा, मणि नीचे पड़ेगा। तो कोहिमा इसकी कैपिटल होती है, नेफ्यू यहाँ के हैं CM। आगे त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है, त्रिपुरा यहाँ पर रहेगा, नागालैंड यहाँ पर और मेघालय यहाँ पर, तो इन 3 राज्यों में हुआ चुनाव, ठीक है ना। तो यहाँ के भी अगर CM देखो मणिक साहा हैं, पहले भी थे अभी भी हैं, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस किया, देखो ये चीज कोई बताएगा नहीं, बहुत आसान है, और इसके बाद शायद आप ना बोलो कभी। यहाँ पर असम से ही ये सारे राज्य अलग हुए हैं, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, भारत कैसे बना, कौन कौन से राज्य कब कब अलग हुए, उसको आप जरूर देखिएगा। इनको अलग किया गया किस आधार पर, असम से ही सब टूटे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप वो वीडियो देखोगे तो असम से ही सब अलग हुए, सबको किस आधार पर, सीटों के आधार पर अलग किया गया। कितनी कितनी सीटें दी गई, 60 सीटें। देखो अरुणाचल प्रदेश अलग किया गया, यहां पर पूछा जाए विधानसभा सीटें, आप बोलेंगे 60। यहां पर नागालैंड अलग किया गया, कितनी विधानसभा की सीटें मिली, तो आप बोलेंगे 60। मणिपुर अलग हुआ, कितनी सीटें मिली, 60। त्रिपुरा अलग हुआ, कितनी सीटें मिली, 60। मेघालय अलग हुआ, कितनी सीटें मिली, 60। तो यहाँ पर सभी की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है, और ये पूछा भी जाता है, और अक्सर लोग फंस जाते हैं। असम में दूसरा है, असम में आप मत बोलना, क्योंकि असम से ही सब लोग अलग हो रहे हैं अभी, एक राज्य तो और निकल सकता है, क्योंकि अभी भी 126 सीटें यहाँ पर है फिलहाल। मिजोरम में यहाँ पर 2 चीजें याद रखना, मिजोरम में भी सीटें कम है, 40 सीटें हैं, और 120 सीटें, 126 सीटें यहाँ असम में है, ठीक है। बाकी 32 सीटें इधर हैं सिक्किम में। देखो बहुत ही आसान तरीका, अगर आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, सब याद हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आज ही ये सारे राज्यों की विधानसभा सीटें याद हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर तैयार हो गए हैं तो कमेंट करके एक बार जरूर लिख दीजिएगा। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ACF द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार दिया गया D गुकेश को,
डी गुकेश नाम तो याद ही होगा, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे ये। ठीक है, इन्हें एशियाई शतरंज महासंघ ने अभी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था अभी शतरंज ओलंपियाड में। शतरंज ओलंपियाड याद होगा आपको ना, तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई में पिछली साल, चेन्नई में ही आयोजित हुआ था पिछली साल। तो इसके लिए अभी एशियाई चेस महासंघ जो है, इसने बहुत सारे अवार्ड्स दिए हुए हैं। इन सभी अवार्ड्स को हम लोग जानेंगे। इसने वहां के जो सीएम हैं, तमिलनाडु के जो सीएम मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, इनको भी एक अवार्ड दिया है। इनको दिया है मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। क्यों? सक्सेसफुली यहाँ पर होस्ट करने के लिए, आयोजन कराने के लिए। आपको याद हो मैंने बताया था कि ये भारत में पहली बार हो रहा था, 44वां शतरंज ओलंपियाड था और भारत पहली बार मेजबानी कर रहा था। पहली बार मसाल रिले भी चलाई गई। शतरंज ओलंपियाड में अभी तक मसाल रिले नहीं जाती थी, लेकिन पहली बार भारत में ही हुआ। यहाँ पर 9-11 के रिकॉर्ड को तोड़ करके ये सबसे ज्यादा स्कोरर बने थे डी गुकेश। ठीक है, फिलहाल और अवार्ड्स की अगर बात करें तो बेस्ट महिला टीम चुनी गई कोनेरू हम्पी, डी हारिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी की टीम। ठीक है, इसने कांस्य पदक जीता था, इसको बेस्ट महिला टीम चुना गया। महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभिजीत कुंटे को मिला। पुरुष कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड आरबी रमेश को मिला। बाकी शतरंज से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ। कुछ है जो मैं क्विकली आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, शतरंज में सबसे पहले नाम जब भी आए तो आप सबसे पहले नाम लीजिएगा विश्वनाथन आनंद का। मतलब कि जैसे मंदिर में जाते हुए सबसे पहले घंटा बजाते हैं ना, वैसे ही जब भी शतरंज की बात आए सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को आप बोल दिया कीजिए। विश्वनाथन आनंद सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के, और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी थे। हालांकि राजीव गांधी का नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। 1991-92 में इनको दिया गया था। 1988 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे। इनकी एक पुस्तक आई है माइंड मास्टर, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप बताएंगे डी गुकेश, यही भाई साहब जो ये अवार्ड बेस्ट का पाए हुए हैं, पिछली बार का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाए हुए हैं ये। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप बताएंगे अभिमन्यु मिश्रा। नाम आपको भारतीय लग रहा है भले से, लेकिन ये अमेरिकी हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे ये युवा खिलाड़ी हैं। भारत में टोटल ग्रैंड मास्टर कितने हो चुके हैं? 80 हो चुके हैं। अब भी मैंने 80वें के नाम बताए थे, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, और शतरंज से रिलेटेड जैसे चेस है, चेक एंड मेट है, ये सभी जो शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है, ये शतरंज से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक किसे बनाया गया? एसएसबी की महानिदेशक बन गई हैं दोस्तों आईपीएस रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला एक महिला हैं और ये दूसरी महिला बन गई हैं। कौन सी है नंबर की? दूसरी महिला बन गई हैं एसएसबी की महानिदेशक बनने वाली। एसएसबी बोले तो क्या? सशस्त्र सीमा बल। इसकी ये महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल होंगी। यहाँ पर आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं आईपीएस रश्मि शुक्ला। काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है इनका कैरियर, और फोन टैपिंग के मामले में ये बताया जाता था, मतलब कि अभी महाराष्ट्र में जो विवाद हुआ इधर उधर में, तो उसमें वहां के कई मिनिस्टर्स का इन्होंने फोन टैपिंग वगैरह कराया था, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में आई थी। फिलहाल ये एडिशनल डीजे के रूप में सीआरपीएफ में काम कर रही थी। इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। एसएसबी का महिला महानिदेशक इनको नियुक्त कर दिया गया है। एसएसबी दोस्तों ये नेपाल और भूटान सीमा पर काम करता है। ठीक है, एक दिन मैंने आपको मैप में बताया भी था कि कौन सा फोर्स अपना कहाँ पर काम करता है। केंद्र सरकार के तहत ये भी आती है। केंद्र सरकार में कौन से मंत्रालय के तहत? गृह मंत्रालय के तहत। ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय के तहत आती है। और रक्षा मंत्रालय के तहत कौन कौन आता है? रक्षा मंत्रालय के तहत आप बताएंगे भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और क्या, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये आते हैं रक्षा मंत्रालय के तहत। और जिसके मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। और जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, इन्हें अर्धसैनिक बल कहते हैं, पैरामिलिट्री कहते हैं, तो ये आती है गृह मंत्रालय के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, इनके अगर कोई जवान अगर युद्ध भूमि में मारे जाते हैं तो उनको शहीद नहीं कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय के तहत जो सेनाएं आती हैं, अगर वो वीर गति को प्राप्त होते हो तो उन्हें शहीद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का सेगमेंट, अच्छा मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि कल टेलीग्राम पर 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दी गई है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग मैसेज कर करके बार बार कह रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है।
अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या होता है कि एक बार भेज दो पीडीएफ, अब उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जुड़ा तो उसको मिलता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अब टेलीग्राम ग्रुप पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे थे, सबको व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए था। तो व्हाट्सएप ग्रुप में फायदा आपको तब होगा जब आप पहले से जुड़े हुए हो। ठीक है, क्योंकि जब पीडीएफ भेजी जाएगी उसके बाद जुड़ोगे तो फिर वो चीजें नहीं मिल पाएगी। टेलीग्राम पर फायदा ये होता है कि आप पुरानी कोई भी पीडीएफ है वो सब जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ढूंढने के लिए हमको एमजेटी एजुकेशन जाकर के लिखना, वहां पर मिल जाएंगे हम, और उसी ग्रुप को कर लेना है ज्वाइन आपको। फिलहाल यहाँ पर स्टैटिक को देख लेते हैं आज का। क्रिसिल का पूर्ण रूप, क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग वगैरह जारी करती है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया। भारत में विमानों का आगमन 1911 से हुआ। आगे चल करके 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी, एयर इंडिया, और अब ये 18,000 करोड़ में टाटा ने दोबारा से खरीद लिया भारत सरकार से। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं या कहें शुरुआत 1968 से हुई। पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, अब 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं 1968 के बाद से। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। ताजमहल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था 1983 में। मैंने आपको बताया था ना, यूनेस्को वाले आए थे, कहाँ कहाँ गए थे, महाराष्ट्र में गए थे घूमने, और कहाँ गए थे, आगरा गए थे घूमने। महाराष्ट्र में वो 2 चीजें पाए, कौन कौन सा, एलोरा और अजंता की गुफा, और उसके बाद फिर आगरा में 2 चीजें पाई, एक आगरा का किला, एक और ताजमहल। तो इन चारों चीजों को 1983 में 1983 में सबसे पहले यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। वर्तमान में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो है बिहार। सबसे कम घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति पाए जाते हैं। प्रथम मिस यूनिवर्स पुरस्कार पाने वाली महिला सुष्मिता सेन 1994 में, 1994 में ये मिस यूनिवर्स बनी थी। अभी तक 3 मिस यूनिवर्स मिल चुकी हैं भारत को, 1994 में, सन 2000 में लारा दत्ता, और सन 2021 में हरनाज कौर संधू बनी थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए 2022 में कौन बनी हुई है। मैंने इस पर वीडियो दी हुई थी और लाखों लोगों ने उसे देखा है, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा है। आप लोग भी बताइए कमेंट करके कौन है। भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, भोरघाट, थाल घाट बताया था आपको। ठीक है, वहीं पाल घाट अगर पूछा जाए तो आप केरल बताएंगे। वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है एक वर्ष में? देखो, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि कितना मैक्सिमम देंगे, लेकिन अभी तक जो डाटा है, मतलब अभी तक जितने भी भारत रत्न दिए गए हैं जितनी भी बार, उसमें 3 लोग से ज्यादा को एक बार में, एक वर्ष में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको 3 लगा सकते हैं अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये भी है, कहीं लिखा भी नहीं गया है कितना ही देंगे। मयूराक्षी बांध परियोजना किस राज्य की परियोजना है? पश्चिम बंगाल की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और अगर जिसको ई बुक चाहिए वो ई बुक ले सकता है। ब्रह्मोस पर डिस्काउंट चल रहा है, जिससे मतलब मैं चाह रहा हूं कि आप इस ई बुक से पढ़ करके जाओ और इसका तगड़े से स्कोर करके आओ एग्जाम में। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं, तो 50% लेस प्राइस पर है, तो आप इसको ले सकते हो। बाकी की ई बुक भी अगर आप लेना चाहते हो तो सब ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगला, हाल ही में लॉन्च हुआ स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, और इसने क्रू 6 मिशन लॉन्च किया है नासा के लिए। नासा अंतरिक्ष स्टेशन पर, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ना, उस पर अभी 4 मेंबर्स को भेजा है, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है, जिनमें से 2 तो यात्री हैं, मतलब कि शौक के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए, अमीरी आ गई है, और 2 बाकी जो हैं वो क्रू मेंबर हैं, एक प्रकार से कह सकते हो चालक वगैरह कह सकते हो। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति जा रहे हैं। इनमें से एक तो है यूएई के, यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, सुल्तान अल ने यादी भाई साहब। ठीक है, और ये वही जो अमीर वाली बात कर रहा हूं वो है। और एक और हैं एंड्री फेडेओ, ये रोस्कोसमोस के हैं। ठीक है, ये भी बिजनेसमैन ही होंगे, घूमने ही जा रहे होंगे। ठीक है, हालांकि ये एस्ट्रोनॉट भी हैं। और 2 नासा के इधर हैं, स्टीफन बॉवेन और वारेन बुडिहो बर्ग। फाल्कन 9 रॉकेट यूज किया जा रहा है। इस रॉकेट की खास बात क्या बताई थी मैंने? एक बार जाएगा, छोड़ेगा वहां पे, उसके बाद फिर से आ जाएगा वापस। ये जो मिशन है ये 6 महीने के लिए है, 6 महीने तक के लिए लोग जाएंगे, 6 महीने तक वहां रहेंगे अंतरिक्ष स्टेशन पर। आपको पता हो ऊपर आसमान में भी एक स्टेशन है, ठीक है, अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाम है जिसका। 1998 में लॉन्च किया था कई देशों ने मिलकर के, और उसके बाद 2030-31 तक इसका काम समाप्त हो जाएगा और प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार जीता? तो पोर्टर पुरस्कार 2023 जीत लिया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने।
स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है ये पोर्टर पुरस्कार और ये बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि ये मिला है कोविड मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को जो जो उसके कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता हो गए, ठीक है, पीपीई किट बनाने को लेकर के, विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण को लेकर के, ठीक है, और कोविड-19 के मैनेजमेंट में हॉस्पिटल्स, ये सभी चीज को लेकर के ओवरऑल स्वास्थ्य की कैटेगरी में सुधार के लिए, इस पेंडेमिक में इस प्रकार से प्रदर्शन के लिए इसको ये पुरस्कार मिला है। पोर्टर पुरस्कार किसने दिया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर है इसी के तहत, उसने ये पुरस्कार दिया है भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। इसके मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। मनसुख तो तनसुख, तनसुख के लिए स्वास्थ्य, ठीक है, तो मनसुख तनसुख। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो वो वान थुओंग ये बन गए हैं वियतनाम के नए प्रेसिडेंट। वियतनाम के नए प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है, संसद ने यहाँ की इनको नियुक्त किया है। 2026 तक का इनका कार्यकाल होगा। कम्युनिस्ट पार्टी से हैं ये। किसकी जगह पर आए हैं? गुयेन जुआन फुक की जगह पर आए हुए हैं, जिन्होंने अभी जनवरी 2023 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। ये भी क्वेश्चन कवर किया था मैंने। तो वियतनाम के ये नए प्रेसिडेंट होंगे वो वान थुओंग। चलिए वियतनाम देखते हैं वर्ल्ड मैप में कहां पर है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे ना इधर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह क्रॉस करते हुए, तो यहीं पर आपको दिख जाएगा वियतनाम। देखो यहां से लेकर के ये पूरा है वियतनाम, ठीक है। वियतनाम की जो कैपिटल होती है वो होती है हनोई, ठीक है। क्या होती है? हनोई होती है इसकी कैपिटल। इसकी मुद्रा होती है डोंग। क्या होती है? डोंग होती है इसकी करेंसी। हाल ही में शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वह किस बैंक के एमडी हैं? तो शशिधर जगदीशन ये एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो इनको अभी हाल ही में बीएस बोले तो बिजनेस स्टैंडर्ड का बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, बेस्ट बैंकिंग मैनेजमेंट के लिए इस साल के लिए। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और देखो 27 अक्टूबर 2020 को ये एचडीएफसी बैंक ज्वाइन किए थे एज ए सीईओ और एमडी। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अतनु चक्रवर्ती इसके चेयरमैन है। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहां शुरू हुआ? ये शुरू हुआ असम में। अंतर्राष्ट्रीय बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव, ठीक है। इसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, जैसे कि सोनू सूद हो गए और सोनम वांगचुक वगैरह हो गए। ये सभी इस फेस्टिवल में हिस्से लिए थे। ये पहला संस्करण था, इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल था। तो ये कोकराझार असम में आयोजित हुआ 27 फरवरी से 2 मार्च तक। पहला संस्करण था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और सेक्मोल के संस्थापक सोनम वांगचुक, ये वही है जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी थी, ठीक है, जानते ही होंगे आप अच्छे से इनको। विश्वजीत दैमारी और सोनू सूद वगैरह ये सभी इसमें शामिल हुए थे। बोडोलैंड दोस्तों एक स्वायत्त क्षेत्र है, 5 जिलों से मिलकर के बना है, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर है। यहाँ पर बोडो जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं। बोडो जनजाति पूछा भी जाता है कहाँ में पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे असम में। वैसे बोडो लैंग्वेज जो है, ये बोडो संथाली लैंग्वेज, इन सबको भारतीय जो लैंग्वेज है ना 8वीं अनुसूची में, उसमें भी शामिल किया गया है। क्लियर है? चलिए ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको जानकारियां खूब मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और हाँ, लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है, तो वो इंपीरियल म्यूजियम है। कहाँ पर है? कोलकाता में। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? महानदी पर, उड़ीसा में, ठीक है। आज आपको क्या बताना है कि किस पार्क में सबसे ज्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं। आई होप कल की वीडियो देखोगे तो आप जरूर आंसर करोगे। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये भी बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक आप क्विज वगैरह यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप से, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।